हेलो एवरीवन, तपोवन सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम सीटेट एग्ज़ाम जुलाई 2024 के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक और टॉपिक जो सिलेबस का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है उसकी चर्चा करेंगे। टॉपिक का नाम है मानव पर्यावरण अन्योन्य प्रक्रिया उष्ण कटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश, अर्थात हम 0 डिग्री से 45.5 डिग्री तक का अध्ययन करेंगे। अक्षांशीय विस्तार है। इसमें मुख्य रूप से हम समझेंगे कि जो उष्ण कटिबंधीय इलाका है वहाँ पे वन्य जीव कैसे हैं, वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ का रहन सहन, वहाँ की जीविका कैसी है। ठीक उसी प्रकार हम उष्ण कटिबंधीय या उपोष्ण, उष्ण के बाद हम उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश में प्रवेश करेंगे और वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ के जीव जंतु, पर्यावरण और मानव के बीच की अंतःक्रियाएँ क्या हैं। मुख्य रूप से अन्योन्य क्रिया का मतलब ही होता है कि मानव और पर्यावरण दोनों एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं और एक दूसरे से कैसे प्रभावित होते हैं। मानव कैसे पर्यावरण से प्रभावित होता है और पर्यावरण कैसे मानव की क्रियाओं से प्रभावित हो रहा है, और वन्य जीव और मानव की अंतरक्रिया क्या चल रही है उन प्रदेशों में। तो इसमें हम विशेष रूप से पढ़ेंगे अमेजन बेसिन, दक्षिण अमेरिका का अमेजन बेसिन और भारतीय उपमहाद्वीपीय क्षेत्र यानी भारत के हम गंगा बेसिन को, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन को हम इसमें पढ़ेंगे। इसमें से क्वेश्चन आते हैं, तो आप पहले लेक्चर्स को सुनिए, नोट्स बनाइए, उसके बाद जो मेरे द्वारा टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है उसमें आप बैठिए और प्रैक्टिस करिए, तब जाके आपका सिलेक्शन उन टॉप विद्यार्थियों में होगा जो सीटेट में टॉप करते हैं। अन्यथा आप सिर्फ यदि MCQs बस कर रहे हैं तो आप हवाबाजी ना करें, उसमें हवा में तीर मारने जैसा। जब आपको बेसिक चीज़ें ही क्लियर नहीं रहेंगी तो आप कितनी भी MCQs लगा लें, क्वेश्चन रिपीटेड नहीं होते हैं, सब्जेक्ट के क्वेश्चन रिपीटेड नहीं होते हैं। हाँ, CDP और लैंग्वेज के क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, लेकिन सब्जेक्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए आप विशेष रूप से ध्यान दें, इसमें जो भी लेक्चर्स डाले जा रहे हैं उसमें बाकायदा अंडरलाइन करके समझाया जाता है कि आपको कितना पढ़ना है। जितना अंडरलाइन करके बताया जा रहा है क्वेश्चन उसके अलावा नहीं आएंगे, क्योंकि बनते ही नहीं हैं। इसलिए आप सतत जुड़े रहिए और अभ्यास करिए। ये क्वेश्चन पर्यावरण बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के साथ। इसमें कम से कम 2-4 क्वेश्चन आएंगे आपके लिए, विशेष रूप से गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन से और अमेजन बेसिन से भी एक आध क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आइए इस पर हम एक कहानी के माध्यम से चर्चा करेंगे। इसमें एक रेणुका नाम की लड़की है, उसके चाचा श्रीकांत हैं जो मुख्यतः क्या हैं, वन्य जीव फोटोग्राफर हैं और यात्रा के बहुत शौकीन हैं। वो जो रेणुका है उनकी भतीजी, तो उसकी रुचि वन्य जीवों में होती है और चूंकि उसके चाचा जी क्या हैं, फोटोग्राफर हैं, तो वो देखने के लिए उत्तेजित रहती है। इस प्रकार से इसमें समझाया गया है, लेकिन हम मुख्यतः अमेजन बेसिन और गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन जहाँ से क्वेश्चन आते हैं उन पर फोकस करेंगे। तो आइए हम चर्चा अपनी शुरू करते हैं। इसमें एक डायग्राम है जिसमें उस लड़की और उसके चाचा जी को दिखाया गया है। अब हम आगे चर्चा करेंगे। चूँकि वो फोटोग्राफर हैं, उनका दूर स्थलों अनेक देशों में आवागमन रहता है, तो इसमें विविधता को दिखाया गया है। विश्व के विभिन्न भागों के निवासी अर्थात विविधता को दिखाया गया है। अब हम चर्चा करते हैं आगे। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि इसमें चर्चा पहले हम कर रहे हैं अमेजन बेसिन में जीवन। तो आइए शुरू करते हैं। अमेजन बेसिन के विषय में जानने से पहले हम मानचित्र देखें। चित्र 6.2 नीचे दिया गया है, उसमें हम देखेंगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का चित्र है, उसमें अमेजन नदी है, तो उसको अभी डिटेल में देखेंगे। पहले इसको समझते हैं। ध्यान दें कि उष्ण कटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। अक्षांश और देशांतर मैं पढ़ाया हूँ, ज्योग्राफी का लेक्चर था, उसमें आपको सभी कटिबंध बताए गए हैं। उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध। तो आप उसमें जा कर के सुन सकते हैं, देख सकते हैं। डोलड्रम पेटी भी बताई गई है, 0 से 5 डिग्री नॉर्थ और 0 से 5 डिग्री साउथ, उसको डोलड्रम पेटी कहते हैं।
तो इसमें 10 डिग्री तक का लिया गया है, 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ का एरिया भूमध्य रेखीय प्रदेश कहलाता है। और यहीं पर स्थित है क्या, अमेजन बेसिन। अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है। ध्यान दें कि यह पश्चिम में पर्वतों से निकल करके पूर्व में अंध महासागर अर्थात अटलांटिक महासागर में गिरती है। दक्षिण अमेरिका के पूर्व में अटलांटिक महासागर है, जबकि पश्चिम में प्रशांत महासागर है। तो इसमें बताता है कि पश्चिम में पर्वतीय प्रदेश एंडीज पर्वत है, जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, दक्षिण अमेरिका में है। तो पर्वतीय क्षेत्र से पश्चिमी भाग में है, पश्चिमी भाग में पर्वतीय प्रदेश से निकलती है, और पूर्व में अंध महासागर यानी अटलांटिक महासागर। तो आपको अंध महासागर ना देकर अटलांटिक महासागर भी आंसर में या ऑप्शन में दे सकता है। तो आप इसको नोट करेंगे कि अंध महासागर अटलांटिक महासागर को ही बोलते हैं। कभी कभार पूछता है कि किस महासागर की आकृति एस अक्षर के आकार की है, तो अटलांटिक महासागर एस अक्षर के आकार का है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसको नोट करेंगे। भूमध्य रेखीय प्रदेश जो 10 डिग्री नॉर्थ 10 डिग्री साउथ तक के क्षेत्र को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। अमेजन नदी कहाँ गिरती है, तो अमेजन नदी अंध महासागर में गिरती है या मिलती है जाकर के। फिर सेकंड पैराग्राफ में तो यहाँ से क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, बस 2 क्वेश्चन। या उष्णकटिबंधीय प्रदेश किनके किनके बीच में है, तो इसमें मैं अक्षांश और देशांतर पढ़ाया था, उसमें बहुत डिटेल से बताया हूँ। इसमें भी आप नोट कर सकते हैं, पर ये रिपीटेड है। कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, अर्थात 0 डिग्री से 23.5 डिग्री नॉर्थ और 0 डिग्री से 23.5 डिग्री साउथ, अर्थात दक्षिण में मकर रेखा स्थित है और उत्तर में 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा स्थित है। उनके मध्य के क्षेत्र को हम उष्णकटिबंधीय प्रदेश कहते हैं। तो आप इसको नोट करेंगे। फिर सेकंड पैराग्राफ कहता है, जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जलराशि में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। तो ये तो आप समझ जाएंगे। अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियाँ मिलती हैं, अमेजन बेसिन का निर्माण करती हैं। यह नदी बेसिन ब्राज़ील के भागों, पेरू के कुछ भागों, बोल्विया, इक्वाडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला के छोटे भाग से अपवाहित होती है। तो आप इनके नाम नहीं पूछे जाएंगे, बस आप मिलती कहाँ है ये याद रखेंगे, और बहती कहाँ है, तो भूमध्य रेखीय प्रदेश 10 डिग्री नॉर्थ 10 डिग्री साउथ अंध महासागर में गिरती है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। अब हम आगे बढ़ते हैं, डायग्राम में आपको दिखाते हैं। ये है डायग्राम दक्षिण अमेरिका का, और ये है पूरा अमेजन बेसिन का एरिया। यहाँ पे ये गिर रही है अटलांटिक महासागर, ये है पूरा प्रशांत महासागर, और ये है अटलांटिक महासागर। तो आप इसमें देख सकते हैं अमेजन बेसिन, इसकी कई सारी सहायक नदियाँ भी हैं। अब हम कोट देख लेते हैं। इसमें 2 कोट दिए गए हैं। एक कोट ये है, जब स्पेन के अन्वेषकों ने अर्थात खोजकर्ताओं ने इस नदी की खोज की, तब सिर पर सुरक्षा कवच, हेड गियर एवं घास के स्कर्ट पहने हुए स्थानीय आदिवासियों ने उन पर आक्रमण किया। इन आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेजोन्स नामक महिला योद्धाओं के आक्रामक समूह की याद दिला दी। इस प्रकार यहाँ का नाम अमेजन पड़ा। तो यहाँ शुरुआती में क्या थे, आदिवासियों का इलाका था। ठीक, कुछ अन्वेषक थे जो खोज करने के लिए वहाँ गए, तो वहाँ घास के स्कर्ट पहने हुए कुछ जनजातियाँ मिली, उन्होंने आक्रमण कर दिया। आक्रमण में रोमन साम्राज्य के अमेजोन्स नामक महिला योद्धाओं की याद दिला दी किनको, अन्वेषणकर्ताओं को, इसलिए इसका नाम अमेजन पड़ा। तो इसको आप याद रखेंगे कि अमेजन नाम क्यों पड़ा, तो चूँकि वहाँ अमेजोन्स जनजाति निवास करती थी, इसलिए उसका नाम अमेजन पड़ा। तो इसमें से क्वेश्चन एक ही बनेगा। अब सेकंड देखते हैं, सहायक नदियाँ क्या होती हैं उसके बारे में बताया गया है। तो यह छोटी नदियाँ होती हैं जो मुख्य नदी से मिलती हैं। मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहा कर ले जाती है वह उसका बेसिन अथवा जल संग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। तो आप इसको याद रखेंगे कि विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन अमेजन नदी बेसिन है। ठीक, सहायक नदियाँ, जितनी भी सहायक नदियां हैं मुख्य नदी में मिलेंगे तो उनका अपवाह प्लस इसी का अपवाह क्षेत्र, मुख्य नदी का अपवाह क्षेत्र वो कहलाएगा। पूरा बेसिन उसी का कहलाएगा।
जितनी भी सहायक नदियाँ कवर करती हैं जितने एरिया को, तो वो मुख्य नदी में जिस नदी में मिलती हैं, अर्थात जितनी भी अमेजन नदी की सहायक नदियाँ होंगी, अमेजन नदी की नदी बेसिन कहलाएंगी। वो जितना भी एरिया कवर होगा पूरा अमेजन नदी का अमेजन बेसिन कहलाएगा वो। इसलिए ये विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है, लंबा नहीं बड़ा। तो इसको आप याद रखेंगे, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनेगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो अभी तक हमने देखा अमेजन नदी का बेसिन। अमेजन नाम कैसे पड़ा? जनजाति के कारण। अब हम देखेंगे जलवायु। जैसा कि अब आप जानते हैं अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है और पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नम जलवायु रहती है। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्रता अति उच्च होती है। रात के समय तापमान कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसी ही बनी रहती है। तो इसमें आपको लास्ट की लाइनें जोड़ देता है, पूछ देगा किस क्षेत्र से संबंधित हैं ये। तो या तो अमेजन देगा या भूमध्य रेखी। तो मैं बता चुका हूँ जब अक्षांश देशांतर पढ़ा रहा था, वर्षा भी पढ़ाया हूँ, वर्षा के प्रकार भी पिछले लेक्चर में, जिसमें जल का जिक्र है, पर्यावरण का पार्ट है, जल का जिक्र है, जलीय चक्र समझाया था। तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है तो उसमें प्रतिदिन चूंकि सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, तापमान उच्च रहता है तो वाष्पीकरण या वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होता है, वाष्पीकरण ज़्यादा होता है। ऊंचाई पर जाने से संवहनी धाराओं के संघनन की प्रक्रिया संपन्न होती है और बादल का निर्माण होता है और बूंदों के रूप में बारिश होती है प्रत्येक दिन वहाँ। तो वही समझाने का प्रयास है कि वहाँ आर्द्रता उच्च होती है, तापमान उच्च होता है, इसलिए वाष्पीकरण भी उच्च होगा। तो इस कारण वहाँ पे हर दिन बारिश होती है। तो आप इसको समझ पा रहे होंगे। अब हम बढ़ते हैं वर्षा वन की ओर। ये चर्चा हुई वहाँ की जलवायु कैसी है। तो चूंकि भूमध्य रेखी क्षेत्र है, तो भूमध्य रेखी क्षेत्र की विशेषता है कि वहाँ तापमान उच्च होगा। तापमान जहाँ उच्च होगा वहाँ वाष्पीकरण, चूँकि सागरीय इलाका है इसलिए वहाँ का क्या होगा, भूमध्य रेखी इलाका है और वहाँ महासागरों का भी विस्तार है, इसलिए वाष्पीकरण उच्च है। इसलिए वहाँ शाम को हर दिन वर्षा होती है। अब आते हैं वर्षा वन। इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं। वह इतने सघन होते हैं कि पत्तियों एवं शाखाओं से छत सी बन जाती है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुँच पाता है। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। परजीवी पौधों के रूप में यहाँ आर्किड एवं ब्रोमीलायड पैदा होते हैं। तो आप इनके नाम याद रखेंगे, आर्किड एवं ब्रोमीलायड। ये क्या है? परजीवी पौधे के रूप में। इन जंगलों में जो अमेजन के वन हैं या वर्षा वन हैं, तो यहाँ पे परजीवी के रूप में कौन से पौधे पाए जाते हैं? तो आर्किड और ब्रोमीलायड। तो इसको आप याद रखेंगे। यहाँ अत्यधिक सघन है, पत्ती एवं शाखाओं से छत जैसा माहौल यहाँ बन जाता है, अर्थात सूर्य का प्रकाश धरती तक नहीं पहुँच पाता है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। विशेषता से जोड़ करके, तार्किक कथन और कारण से ये क्वेश्चन जोड़ के आपसे पूछेगा वो। तो आप ये दोनों चीज़ याद रखेंगे यहाँ। अब हम देखते हैं आगे अगला पैराग्राफ। वर्षा वन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है। टूकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पच्छत वाले मकाओ एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से भिन्न होते हैं, यहाँ पाए जाते हैं। प्राणियों में बंदर, स्लॉथ एवं चींटी खाने वाले टैपीर भी यहाँ पाए जाते हैं। सांप एवं सरीसृप की विभिन्न प्रजातियां भी इन वनों में पाई जाती हैं। मगर, सांप, अजगर एवं एनाकोंडा एवं बोआ कुछ ऐसी ही प्रजातियां हैं। तो इसमें से जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप टूकन, गुंजन पक्षी, रंगीन, ये मकाओ, भोजन और विशेष रूप से आप स्लॉथ को, क्योंकि ये पर्यावरण का पार्ट है, स्लॉथ पूछा जाता है तो स्लॉथ को आप याद रखेंगे। उसके अलावा सांप, मगर, अजगर, एनाकोंडा को आप याद रखेंगे। एनाकोंडा को याद रखेंगे, स्लॉथ को याद रखेंगे, वहीं गुंजन पक्षी, टूकन को आप याद रखेंगे।
और एक बात और याद रखेंगे कि वहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाएगी। जहाँ पे सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं और बारिश हर दिन होती है, अर्थात भूमध्य रेखीय या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, दो में से कोई भी ऑप्शन देगा तो अलग अलग देगा, या एक में देगा तो कूट में 1 2 1 2 3 ऐसा देगा। तो यहाँ पे सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाएगी, चाहे वो प्राणियों की हो या पौधों की प्रजातियों की हो। तो यहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाएगी, इसको आप नोट करेंगे अपनी नोट्स में। अब हम देखते हैं आगे। इसके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े भी इस बेसिन में निवास करते हैं। मांस खाने वाली पिरान्या, मत्स्य समेत मछलियों की विभिन्न प्रजातियां भी अमेजन नदी में पाई जाती हैं। इस प्रकार जीवों की विविधता, ये शब्द आ गया, जीवों की विविधता की दृष्टि से यह बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है। जीवों की विविधता की दृष्टि से क्या है? समृद्ध क्षेत्र है ये। तो वही जैव विविधता की दृष्टि से ये अत्यधिक समृद्ध क्षेत्र है। तो इसको आप नोट कर लेंगे अच्छे से। फिर एक कोट है, उसको देख लेते हैं। ब्रोमीलाइड एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। मेढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। तो आप मेढक के अंडे देने के लिए पॉकेट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। ब्रोमीलाइड। ब्रोमीलाइड क्या है? एक प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को क्या करता है? संचित रखता है। तो इसको आप याद रखेंगे। अमेजन के वनों को विश्व का फेफड़ा भी कहते हैं, पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं, इसलिए आप उसको, इस बात को भी मेरी नोट कर लेंगे आप। फिर एक कोट दिया गया है, कुछ टीवी चैनल विश्व के वन्य जीवन पर वृत्तचित्र प्रसारित करते हैं, इन्हें देखें, अपनी जानकारी एवं सहपाठियों को बताएं। ये बच्चों के लिए कार्य है। तो अभी तक हमने क्या देखा? जलवायु देखा, वर्षा वन देखे, अब वर्षा वन के निवासी देखेंगे। ठीक, अभी तक हमने वर्षा वन देखा कि वहाँ अत्यधिक वर्षा होती है, जैव विविधता सर्वाधिक होती है, कई प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। तो एनाकोंडा को आप याद रखेंगे, स्लॉथ को आप याद रखेंगे, टुकन को आप याद रखेंगे, ब्रोमीलाइड को आप याद रखेंगे। इन्हें विश्व का फेफड़ा भी कहते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। वर्षा वन के निवासी, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ लोग किस प्रकार के लोग निवास करते हैं, उसके बारे में अब चर्चा करेंगे। यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं तथा नदी में मछली पकड़ते हैं, जबकि महिलाएं फसलों का ध्यान रखती हैं। वे मुख्यतः टेपियोका, अनानास एवं शकरकंद उगाते हैं। तो टेपियोका आप विशेष रूप से याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। टेपियोका, पुरुष शिकार और मछली पकड़ते हैं। पुरुष क्या करते हैं? शिकार और मछली पकड़ते हैं। महिलाएं फसलों का ध्यान रखती हैं, मुख्यतः टेपियोका, अनानास और शकरकंद उगाते हैं। तो आप टेपियोका का आप विशेष, शकरकंद तो आप पकड़ लेंगे, तुरंत समझ जाएंगे, अनानास भी समझ जाएंगे, लेकिन टेपियोका ये कन्फ्यूजन करता है, आप इसको भी याद रखेंगे। टेपियोका किस प्रदेश का पौधा है या किस वन का पौधा है? तो वर्षा वन निवासी अमेजन का। ठीक, इसको आप याद रखेंगे, क्योंकि मछली या शिकार मिलना अनिश्चित होता है। ऐसे में महिलाएं ही अपनी उगाई साग सब्जियों से अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। वे कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति, कर्तन दहन कृषि अर्थात झूम कृषि यहाँ बोलते हैं, उसी कृषि को वहाँ कर्तन और दहन कृषि बोलते हैं। तो आप कन्फ्यूजन में ना पड़ें, वही है, सेम वही है। आगे शायद दिया भी गया होगा, लेकिन आप नोट कर लेंगे कि जो हमारे यहाँ झूम कृषि भारत में होती है, उसी को वहाँ कर्तन एवं दहन कृषि बोलते हैं। तो आप इसको विशेष रूप से, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, इसको विशेष रूप से नोट करेंगे। दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं। इनका मुख्य आहार क्या है? मेनियोक है, इसको भी आप नोट करेंगे, जिसे कसावा भी कहते हैं, तथा यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। ये चींटियों की रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं। काफ़ी, मक्का एवं कोको जैसी नकदी फसल भी यहाँ उगाई जाती है। तो इस पैराग्राफ में आपको जो याद रखने योग्य बातें हैं, एक टेपियोका है, दूसरा है
कि जो यहाँ कृषि की जाती है उसको कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति कहते हैं। तीसरा है इनका आहार मुख्यतः क्या है, तो मेनियोक है, इसे कसावा भी कहते हैं। ये आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। जो इनका मेनियोक मुख्य भोजन, प्रमुख भोजन आहार है इनका, उसे कसावा कहते हैं। यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप टेस्ट सीरीज में इसको हर वर्ष लगभग पाएंगे, हर एक वर्ष के अंतर में इस क्वेश्चन को जरूर पाएंगे। फिर चींटियों की रानी अंडकोश भी खाते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। हो सकता है पूछ दे कि चींटियों के अंडकोश कौन सी जनजाति है, कहाँ के लोग खाते हैं, लेकिन कसावा जरूर आता है। आप कसावों को याद रखेंगे, कर्तन और दहन कृषि को याद रखेंगे। तो यहाँ से इस पैराग्राफ से सिर्फ 2 ही चीज़ें आपको याद रखनी है, एक टेपियोका और दूसरा कर्तन कृषि पद्धति और कसावा। अब हम बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ की ओर। फिर है वर्षा वन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है। तो ये कथन और कारण में आपसे पूछा जाएगा कि कहाँ, किस क्षेत्र के लोग, या तो पूछेगा मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं, या मलोका, कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है। तो कहाँ के लोग या कहाँ के लोगों का ग्रह क्या है, निवास ग्रह क्या है, मलोका है। तो इसको आप इस पैराग्राफ से 2 शब्दावलियाँ आप याद रखेंगे, एक मधुमक्खी के छत्ते के आकार के लोग, एक मलोका। ये अपार्टमेंट, इनकी छतें क्या होती हैं, तीव्र ढलान वाली होती हैं। तो कहाँ के, अमेजन बेसिन के लोग। ये अभी हम अमेजन बेसिन वर्षा वन पढ़ रहे हैं, अमेजन बेसिन के अंतर्गत वर्षा वन। तो वर्षा वन या पूछेगा या अमेजन बेसिन ऑप्शन में देगा, तो आप उसको याद रखेंगे। अब हम आते हैं 3rd पैराग्राफ की ओर। अमेजन बेसिन के लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग ही एकमात्र उपाय था। 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से वर्षा वन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया। अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाज़ों तथा हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहां की मूल आबादी को उस क्षेत्र से बाहर निकालकर नए क्षेत्र में बसना पड़ा, जहां वे अपनी पौराणिक तरीके से खेती करते रहे हैं। अर्थात जब वहाँ डेवलप कार्य हुआ तो उनको वहाँ से क्या हुआ, मूल आबादी को उस क्षेत्र से बाहर निकल करके नए क्षेत्र में बसना पड़ गया। अर्थात वह मूल जनजाति जो वहाँ की थी अमेजोन्स, तो वो क्या हो गया, उसका विस्थापन हो गया। वो विस्थापित होकर के अब नए जगहों में निवास करने लगी। अब हम देखेंगे एक कोट है, उस कोट को भी देख लेते हैं। कोट में बताता है, कर्तन एवं दहन की पद्धति में किसान पहले वृक्षों एवं झाड़ियों को काटकर भूमि साफ करते हैं, फिर इसको जलाया जाता है, फिर पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं। इस साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है। तो जैसा कि आप भारतीय कृषि में आप देखेंगे क्या, झूम कृषि, झूम कृषि जैसा हम देखते हैं यहाँ, उसी प्रकार सेम है। उसी कृषि को, लगभग वही कृषि ही है, लेकिन नाम चेंज है यहाँ। उसको हम कर्तन एवं दहन की पद्धति बोल देते हैं, जो अमेजन बेसिन के क्षेत्र में की जाती है। वहीं यदि भारतीय क्षेत्र की बात करें, मध्य प्रदेश में ही बैगा है जो ये कृषि करती है, उसको हम बोलते हैं झूम कृषि। कि किसी वन के एक छोटे से क्षेत्र के पेड़ पौधों को काट करके साफ किया जाता है, जलाया जाता है। उस जलाए हुए क्षेत्र से भूमि उपजाऊ रहती है, उस पर कुछ समय के लिए खेती की जाती है, फिर उसको छोड़ दिया जाता है। जब वहाँ फिर से प्राकृतिक वनस्पति उगाती है, उसके बीच का समय जो होता है अन्य किसी क्षेत्र को काट कर साफ करके वहाँ की जाती है। फिर वहाँ से फिर यहाँ वन उगाता है, फिर यहाँ काट करके सफाई करके, इस तरह चलता रहता है। अब हालांकि ये कृषि बैन कर दी गई है। फिर आगे कोर्ट में देखते हैं, जमीन के इस टुकड़े के बार बार प्रयोग से मिट्टी में पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है, इसलिए इस टुकड़े को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान को साफ किया जाता है, जैसा कि मैं अभी बताया। इस बीच पुराने खेतों में छोटे छोटे वृक्ष उगाते हैं। इस प्रकार मिट्टी पुनः उपजाऊ बन जाती है, तब लोग इस भूमि के टुकड़े को पुनः जोत सकते हैं। तो इस प्रकार ये चक्र चलता रहता है। अब हम बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ की ओर। विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता वाले वर्षावन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेजन बेसिन के वर्षावन का बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि वर्षावनों के लुप्त
होने से व्यापक प्रभाव होता है। वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी सतह बह जाती है एवं सघन वन बंजर भूमि में बदल जाता है। तो ये भी जोड़कर पूछा जाता है कारण, कि जो वर्षा वन है वो धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं, उसके कारण कौन कौन से हैं। तो उसमें नगरीकरण, जनसंख्या वृद्धि, ये सारे कारण आ जाएंगे। तो क्वेश्चन यहाँ से बस ऐसे ही पूछेगा, इसको ज़्यादा डिटेल से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर जो आए हैं पैराग्राफ में बीच बीच में शब्दावली, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें डायग्राम भी दिखाया गया है कि कैसे कम हो रहे हैं। पहले का डायग्राम कितने घने हैं, फिर ये और डेवलपमेंट हो गया तो और कम हो गया वन का एरिया। तो इस प्रकार दिखाता है कि पहले इतने घने वृक्ष थे, फिर उसके बाद कम बचे, फिर उसके बाद और कम। तो उसके हास को दिखाया गया है। अब हम बढ़ते हैं। तो यहाँ हमने अमेजन बेसिन को पूर्ण रूप से देखा और समझा और पढ़ा, जिसमें हम अमेजन नाम कैसे पढ़ा, कितने बीच का क्षेत्र अर्थात 10 डिग्री उत्तर 10 डिग्री दक्षिण के क्षेत्र को भूमध्य रेखीय प्रदेश, उसमें ये अमेजन आता है। या उष्ण कटिबंध पूछेगा तो मकर रेखा से कर्क रेखा या कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का क्षेत्र, उसमें अमेजोन्स जनजाति, वहाँ पे कुछ पौधे, वर्षा वन, जीव जंतु और कृषि, इसके बारे में हमने विस्तृत चर्चा की। अब हम आते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन। अभी हमने अमेजन नदी बेसिन में जीवन को पढ़ा, अब हम गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन अर्थात अपने भारत में जीवन, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन वाले इलाका को हम समझेंगे। तो आइए चर्चा करते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। यह बेसिन उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है। ये उष्ण की नहीं, अब उपोष्ण की चर्चा हो रही है, क्योंकि 23.5 क्रॉस कर रहा है, 30 डिग्री तक है। भारतीय विस्तार जब आप पढ़ेंगे, अवस्थिति एवं विस्तार मैं पढ़ा चुका हूँ, उसमें दिया होगा कि भारत का विस्तार जब आप पढ़ेंगे उत्तर दक्षिण विस्तार, तो उसमें दिया गया है 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 मिनट। तो इसलिए 30 डिग्री कवर करता है, जो उपोष्ण कटिबंध में आएगा। इसलिए वो बताता है कि उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है। घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां इसमें अपवाहित होती हैं। एटलस की सहायता से ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियों के नाम ढूंढें। सुबनसिरी, संकोश, ये सारी उसकी सहायक नदियां हैं ब्रह्मपुत्र की। देखेंगे अभी मैप में। तो गंगा की सहायक नदियों के आप यहाँ नाम याद रखेंगे, उपोष्ण कटिबंध को याद रखेंगे। ठीक, इसमें कौन कौन से नदियों के बेसिन शामिल हैं, तो गंगा ब्रह्मपुत्र, इसीलिए इसका नाम ही है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। गंगा की कुछ सहायक नदियों के नाम है घग्गर, सोन, गंडक, चंबल, कोसी और गंगा की ये प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसमें चंबल नदी जो दिया है ये यमुना की शायद सहायक नदी है, इसको आप एक बार जरूर देखना। गंडक, कोसी, घाघरा, सोन है, टोन्स भी है, लेकिन चंबल नदी यमुना की है सहायक नदी, पर एनसीईआरटी में दिया गया है। फिर है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान, पर्वत एवं हिमालय के गिरिपाद, सुंदरबन डेल्टा, इनके नाम जरूर आप याद रखेंगे। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान, और सुंदरबन का डेल्टा। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा किस नाम से जाना जाता है, सुंदरबन। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप इसको विशेष रूप से नोट करेंगे, IMP है ये। अब हम बढ़ते हैं आगे। इसमें आप देख सकते हैं गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। ये गंगा नदी दिखाई गई है और ये ब्रह्मपुत्र नदी, ये दोनों आके यहाँ ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे।
इस बेसिन की मुख्य विशेषता है मैदानी क्षेत्र में नेक चाप झील बनाई जाती है। यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। मानसून में मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी एवं शीत ऋतु में ठंड होती है। तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, हम लोग भारत के हैं इसलिए आपको जानकारी होगी ही, लेकिन जलवायु याद रखेंगे, भारत की जलवायु मानसूनी है। ये क्वेश्चन आता है। मैदानी क्षेत्र में चापाकार झील का निर्माण करती है। फिर एक कोट है, ब्रह्मपुत्र नदी की विभिन्न स्थानों पर विभिन्न नामों से जाना जाता है। इस नदी के अन्य नामों का पता लगाइए। बांग्लादेश में इसको आप जाएंगे तो जमुना के नाम से जानी जाती है। गंगा पद्मा के नाम से, दोनों की मिश्रित धारा जो गिरती है वो मेघना के नाम से गिरती है। कहाँ? बंगाल की खाड़ी में। तो इस प्रकार आप याद रखेंगे इनको, उसको जमुना, उसको पद्मा, और दोनों की मिश्र धारा जो होती है तो वो मेघना के नाम से गिरती है। फिर तो आप इनका शायद आगे जिक्र भी मिलेगा, तो देखेंगे अभी हम। भारत के मानचित्र पर उन राज्यों के नाम बताइए जहां गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन स्थित है। अब देखते हैं अगला पैरा। बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति हैं। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल हैं, अर्थात अनुकूल नहीं हैं, अच्छे नहीं हैं। प्रतिकूल का मतलब अच्छे नहीं हैं, कष्टप्रद हैं पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए। अतः गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं, चूँकि क्या है? प्रतिकूल है, इसलिए वहाँ कम लोग रहते हैं। मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त है। तो ये क्वेश्चन भी कथन कारण में पूछता है कि मानव आवास के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र कौन सा है, तो मैदानी क्षेत्र उपयुक्त है, जबकि ये प्रतिकूल है पर्वतीय क्षेत्र। तो इसको भी आप याद रखेंगे। अतः यहाँ जनसंख्या घनत्व तो अधिक होता है। कहाँ? मैदानी क्षेत्र में, जो कि अनुकूल है, इसलिए वहाँ का जनसंख्या घनत्व। इसीलिए बिहार और यूपी का क्या है जनसंख्या घनत्व? पश्चिम बंगाल, बिहार, यही है गंगा का बेसिन पूरा, तो अधिक वहाँ जनघनत्व पाया जाता है। 1100 के पार है जनघनत्व बिहार का। तो इस प्रकार इसमें दिखाया गया है। यहाँ की मिट्टी क्या होती है? उपजाऊ मिट्टी होती है। जिन स्थानों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध है वहाँ के लोग मुख्य व्यवसाय कृषि है। धान यहाँ की मुख्य फसल है। चूँकि धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है, यह उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहाँ अधिक वर्षा होती है। तो यहाँ की प्रमुख फसल धान ना देके यदि चावल भी देगा तो वही है, सेम है ना। तो आप याद रखेंगे कि यहाँ का मुख्य व्यवसाय कृषि है और मुख्य फसल व्यवसाय मुख्य कृषि है, मैदानी भाग जो गंगा बेसिन का है, और मुख्य फसल धान या चावल है। और चावल के लिए अत्यधिक वर्षा की ज़रूरत होती है, इसलिए पानी वहाँ पर्याप्त है, इसलिए वहाँ अत्यधिक चावल की खेती की जाती है। अब हम देखते हैं अगला पैराग्राफ। यहाँ उगाई जाने वाली अन्य फसलें गेहूँ, मक्का, ज्वार, चना एवं बाजरा है। गन्ना एवं जूट जैसी नकदी फसलें भी उगाई जाती हैं। तो गन्ना, जूट को आप याद रखेंगे विशेष रूप से। मैदान के कुछ क्षेत्रों में केले के बागान भी देखे जाते हैं। पश्चिम बंगाल एवं असम में चाय के बागान मिलते हैं। पश्चिम बंगाल जो है और असम, वहाँ चाय के बागान। दार्जिलिंग की सुगंधित चाय विश्वविख्यात है। पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग। तो इसमें यदि ना भी दिया गया हो तो आप नोट कर सकते हैं, सुगंधित चाय दार्जिलिंग है। दार्जिलिंग की सुगंधित चाय, वो जीआई टैग भी मिला है और प्रसिद्ध है विश्व भर में। बिहार एवं असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़े का संवर्धन या सिल्क का उत्पादन भी किया जाता है। मंद ढलान वाले पर्वतों एवं पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती हैं। वेदिकाएं अर्थात सीढ़ी नुमा, समतल करके सीढ़ी के आकार का समतलीकरण किया जाता है, फिर उस पर फसलें उगाई जाती हैं ढलान में, तो उसको बोलते हैं वेदिकाएं। अब एक कोड दिया गया है, जनसंख्या घनत्व का अर्थ है 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। उदाहरणतः उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व 189 है, जबकि पश्चिम बंगाल का 1029 तथा बिहार का, मैं बोला था 11,000 प्लस है, 1100 प्लस है, तो 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इस प्रकार सर्वाधिक बिहार का है जनसंख्या घनत्व, फिर पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड का भी दिया है 189। तो प्रति वर्ग किलोमीटर में निवासरत जनसंख्या को ही हम क्या जनसंख्या घनत्व कहते हैं, आप इसको याद रखेंगे। अब हम अगला पैरा देखते हैं। विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति में भी विभिन्नता पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवान, साखू एवं पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में घने बांस के घने झुरमुट पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र मैग्रोव वन से घिरा है। उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़, देवदार एवं फड़ जैसे शंकुधारी
पेड़ पाए जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसमें मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ अंडरलाइन करूँ, पौधे डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं कि ये किस क्षेत्र से संबंधित हैं, किस प्रकार के पौधे हैं। तो इसमें बोलता है कि विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार अलग अलग भू आकृतियों में अलग अलग प्रकार की वनस्पति, मुख्य रूप से ये है, विभिन्नता पाई जाती है, अर्थात विविधता पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्र की यदि बात करें तो मैदानों में सागवान, साखू, पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। ये मैदानी क्षेत्र की बात हुई। फिर आता है ब्रह्मपुत्र के, ये अभी गंगा ब्रह्मपुत्र का हुआ। अब बोलता है ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में घने बांस के झुरमुट, झाड़ीदार घने बांस के। फिर डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वन से घिरा है। डेल्टा वाला जो क्षेत्र है वहाँ मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि डेल्टाई क्षेत्र में कौन से वन पाए जाएंगे, तो मैंग्रोव वन पाए जाएंगे। फिर है उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढल वाले भागों में चीड़, देवदार एवं फर, शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। तो चीड़, देवदार एवं फर, इनको तीनों को आप नोट करेंगे। ये क्या है, शंकुधारी पेड़ हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में ठंडी जलवायु पाए जाते हैं। कहाँ, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो ये शंकु के आकार के, तो इनको आप इसको जरूर नोट करेंगे, चीड़ को, देवदार को और फर को। ये क्वेश्चन अनिवार्य रूप से पूछा ही जाता है। अब हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे कृषि आपको दिखाई गई है कि कैसे धान की रोपाई की जाती है, अर्थात चावल की खेती कैसे की जाती है। यहाँ रोपने का कार्य 2-4 महिलाएं कर रही हैं। एक तरफ चाय के बागान का चित्र है। ये चाय का बागान आप देख सकते हैं, पीछे एक डलिया रखी है, पत्ती की चुनाई की जाती है। और ये धान की कृषि है, रोपा तैयार करके ये रोपित कर रही हैं, 2-3 महिलाएं हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। बेसिन में विविध प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं। इनमें हाथी, बाघ, हिरण एवं बंदर आदि सामान्य रूप से पाए जाने वाले जीव हैं। एक सींग वाला गेंडा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है। डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर एवं मगर पाए जाते हैं। नदी के साफ जल, झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। रोहू, कतला एवं हिल्सा मछलियों की सबसे लोकप्रिय प्रजातियां हैं। मछली एवं चावल इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का मुख्य आहार है। तो जो गंगा ब्रह्मपुत्र का बेसिन है वहाँ के लोगों का मुख्य आहार क्या है, चावल और मछली। इसको याद रखेंगे फर्स्ट। दूसरा, ये जो जीव दिए गए हैं हाथी, बाघ, हिरण, बंदर, ये ना भी याद रहें, लेकिन एक सींग वाले आप गेंडा को याद रखेंगे। कहाँ, ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है, इसको नोट करेंगे। फिर तीसरा जो बनेगा डेल्टा में क्या है, बंगाल टाइगर। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, बंगाल टाइगर किस क्षेत्र में, तो डेल्टा क्षेत्र में पाया जाता है। बस, इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है। भोजन, एक सींग वाला गेंडा और बंगाल टाइगर। फिर ये कोट दिया गया है, ये वेदिकाएं आप देख सकते हैं सीढ़ीदार कैसे बनाया गया है। ये तो ये सीढ़ीदार होता है, इसको वेदिकाएं बोलते हैं। तो वेदिकाओं का निर्माण खड़ी ढलानों पर समतल सतह बनाकर कृषि करने के लिए होता है। ढलान को इसलिए हटाया जाता है कि जल का प्रवाह तीव्रता से ना हो, सवितरित जल का प्रवाह हो। ये एक सींग वाले गेंडा का चित्र है, आप देख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। फिर कोड दिया गया है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के अलवण जल में, अर्थात जहाँ खारा जल ना हो, अलवण जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है जिसे स्थानीय भाषा में सुसु अथवा अंधी डॉल्फिन कहा जाता है। सुसु की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। रसायन की अत्यधिक अधिकता वाले गैर उपचारित औद्योगिक एवं शहरी गंदगी इन प्रजातियों को नष्ट कर रहे हैं। तो आप इसको याद रखेंगे, सुसु इसका जो नाम है, डॉल्फिन है। डॉल्फिन को संरक्षित करने का भी काम किया गया है, गंगा परियोजना जो लागू हुई थी, इसलिए आप इसको याद रखेंगे। सुसु का अर्थ होता है अंधी डॉल्फिन। अब हम देखेंगे झील जीविका का साधन कैसे है। झील जीविका का साधन, एक केस दिया गया है, उसको अब देखते हैं। विनोद एक मछुआरा है जो बिहार के मतवाली मौन गांव में रहता है। आज वह एक प्रसन्न व्यक्ति है। मछलियों की विभिन्न प्रजातियों को पालने के लिए उसने अपने साथी मछुआरों रविंद्र किशोर, राजीव और अन्य के साथ मौन व चाप झील को साफ किया। झील में उगने वाले स्थानीय खरपतवार वेलिनेरिया हाइड्रिला मछलियों का भोजन बनते हैं। झील के आसपास की भूमि उपजाऊ है।
वह इस ज़मीन पर धान, मक्का एवं दलहन जैसी फसलें बोता है। खेत की जुताई के लिए भैंस से का उपयोग किया जाता है। वहाँ के लोग बहुत संतुष्ट हैं। नदी में पकड़ने, खाने और बेचने के लिए काफ़ी मछलियाँ हैं, जिन्हें पकड़कर वो पास के शहरों में भी बेचते हैं। यहाँ यह समुदाय प्रकृति के साथ समरसता बनाकर रखता है। जब तक पास के शहरों का प्रदूषण इस झील तक नहीं पहुँचता है, तब तक मत्स्य पालन को कोई खतरा नहीं है। तो इस प्रकार से एक झील दिखाई गई है जिसको वह साफ करता है। इसमें कुछ खरपतवारों के नाम दिए गए हैं जो मछली के भोजन का कार्य करते हैं, जो है वेलिनेरिया और हाइड्रिला। ये इन झीलों में पाए जाते हैं, जो मछलियों का मुख्य भोजन है। इसलिए मछली भी प्रचुरता में पाई जाएगी भाई। जहाँ भोजन पाया जाएगा वहीं तो सब निवास करते हैं, तो मछलियों का भोजन है ये। इसलिए मछलियाँ वहाँ तीव्रता से या प्रचुरता से निवास करती हैं, तो उसको अत्यधिक मात्रा में मछलियाँ प्राप्त होंगी, भोजन के रूप में भी, व्यवसाय के रूप में भी। भोजन से जो कुछ बचेगा बेचेगा नज़दीक के बाज़ार में, आय की प्राप्ति होगी। एक कोड दिया गया है, सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया। इसको आप सिर्फ 2 अक्टूबर 2014 को नोट कर सकते हैं, हो सकता है पूछ ले। स्वच्छता में इस बार इंदौर 7वीं बार, इंदौर के साथ इस बार सूरत भी टॉप पर रहा। अब है गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में कई बड़े शहर कस्बे स्थित हैं। इलाहाबाद, कानपुर, बनारसी, लखनऊ, पटना एवं कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। इन शहरों तथा यहाँ स्थित उद्योगों का गंदा पानी बहकर नदी में ही जाता है, जिससे नदी प्रदूषित होती है। बेसिन में यातायात का सुविकसित तंत्र उपस्थित है। तो आप कुछ शहरों के नाम याद रख सकते हैं: कानपुर, बनारसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता, इलाहाबाद। इलाहाबाद का वर्तमान प्रयागराज। तो ये सभी गंगा के किनारे के शहर हैं और 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर हैं, इसलिए आप इनको प्रयागराज को याद रखिए और कोलकाता को याद रखिए। अब देखते हैं अगला पैराग्राफ। ये डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, बेसिन में यातायात का सुविकसित तंत्र उपस्थित है। आप देख सकते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4 मार्ग सुविकसित हैं। मैदानी इलाकों के लोग सड़क मार्ग एवं रेल मार्ग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। नदी के तटीय क्षेत्रों में जल मार्ग यातायात का प्रभावशाली माध्यम है। कोलकाता हुगली नदी पर स्थित है, इसको आप नोट करेंगे। कोलकाता हुगली नदी के तट पर स्थित है या किनारे पर स्थित है। एक महत्वपूर्ण पत्तन है, जो कोलकाता हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण क्या है? पत्तन है, अर्थात बंदरगाह है। मैदानी क्षेत्रों में कई बड़े हवाई पत्तन भी, हवाई अड्डे भी मौजूद है। तो 4 प्रकार के यातायात के साधन: स्थलीय, जलीय, वायु और रेल मार्ग। तो इस प्रकार से फिर है एक कोट, गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम को शुरू किया गया। इसको आप विशेष रूप से नोट कर लीजिए कि गंगा नदी के संरक्षण के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया, तो नमामि गंगे कार्यक्रम। अब हम बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ की ओर। पर्यटन इस बेसिन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा एवं यमुना नदी का संगम, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमामबाड़ा, असम का काजीरंगा एवं मानस वन्य प्राणी अभय वन तथा अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजातीय संस्कृति जैसे कई दर्शनीय स्थल हैं। तो आप ताजमहल, संगम, बौद्ध स्तूप, इमामबाड़ा, तो इसमें से ताजमहल को याद रखेंगे, काजीरंगा और मानस को याद रखेंगे विशेष रूप से। ये मानस का डायग्राम है। बाघ का आप देख सकते हैं इसमें। अब हम देखते हैं आगे। तो इस प्रकार यह पाठ समाप्त होता है। इसमें दिया गया है कि टूकन एक पक्षी है, इसको आप कर सकते हैं। टूकन पक्षी अमेजन बेसिन में हमने पढ़ा था, अमेजन का भोजन मेनियाक पढ़ा था, ये कोलकाता भी पढ़ा, हुगली। फिर है देवदार फड़, ये शंकुधारी वन थे। बंगाल टाइगर डेल्टा क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो हर पाठ के लास्ट में दिए जाते हैं, 2-4 क्वेश्चन।
तो इनको विशेष रूप से, ये 4 क्वेश्चन तो आप विशेष रूप से याद ही रखें। इसके बाद जहाँ जहाँ अंडरलाइन कराया गया है उसको भी आप विशेष रूप से कम 3-4 क्वेश्चन और बनते हैं, लगभग 7-8, इससे ज़्यादा किसी भी पार्ट से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो यदि आप एक बार लेक्चर को अच्छे से ध्यान से सुनते हैं और उसके बाद जब आप MCQs या PYQ लगाएंगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, तो आप पाएंगे कि आपके कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ये गारंटी है। आप देखेंगे, एनालिसिस करेंगे तो समझ में आएगा कि हाँ, इसका डिटेल हमने काफ़ी डिटेल पढ़ लिया है, इसलिए आपसे गलती होने के चांस ही नहीं है। तो इसलिए आप अच्छे से इसको एक बार सुने, फिर नोट्स बनाएं और उसके बाद आप PYQ या MCQ सॉल्व करें। तो इसमें हमने अमेजन बेसिन में जीवन और गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन में जीवन, इसका हमने अध्ययन किया। मानव और जीव जंतु और वनस्पतियों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया अर्थात अंतर क्रिया, कि किस प्रकार जीव जंतु वहाँ निवास करते हैं, मानव किस प्रकार निवास करते हैं, और दोनों एक दूसरे को किस प्रकार प्रभावित करते हैं और प्रभावित होते हैं। तो इस प्रकार से ये पर्यावरण का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर हाल में 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे सीटेट एग्ज़ाम जुलाई 2024 में। तो आपको लेक्चर कहीं नहीं मिलेंगे, इसलिए आप इसको ज़रूर से ज़रूर पढ़ें। इसी के साथ धन्यवाद, कल फिर मुलाकात होगी।